समय आ चुका है इस फ़ोटो को एक बार फिर से देखने का। और इस फ़ोटो को इस बार क्यों देखना है? क्योंकि इस फ़ोटो के बाद आपको दिखाऊंगा मैं एक और फ़ोटो। अब इस फ़ोटो को देखिए। ये फ़ोटो है ऑपोजिशन पार्टीज़ की उस मीटिंग से जो बेंगलोर में हुई थी 18 जुलाई को। और ये दूसरी फ़ोटो है उसी दिन हुई दिल्ली में एनडीए की बैठक से। और ये सब हो रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल से भी बहुत कम समय बचा है। इस वक्त जब विपक्ष एक साथ मिलके नरेंद्र मोदी की बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, तब जो बीजेपी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ऑपोजिशन से वो ये है कि आपका नेता कौन है। वहीं अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज़ की बात करें तो वो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पूरे देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें हम इन पे फोकस करेंगे, ना कि एक फेस पे। वहीं इसके अपोजिट अगर आप बीजेपी की बात करें तो उनके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ये फेस, यानी कि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल परसेप्शन है, उनकी जो पॉलिटिकल पर्सोना है आज की तारीख में इस देश के आम आदमी के बीच में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज नरेंद्र मोदी को कुर्सी संभाले 10 साल के आसपास समय होने वाला है। अगले चुनावों में 10 साल हो जाएंगे उन्हें। लेकिन इसके बावजूद शायद पहली बार ही ऐसा है कि देश में किसी नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। मुझे देश की जनता तंग नहीं दिख रही है नरेंद्र मोदी से। पहली बार शायद ऐसा है कि 10 साल तक कोई आदमी सत्ता में रहा हो और उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी, उससे एक नाराज़गी बड़े समूह में फैली हुई, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना दिखना, और हो सकता है इनकम्बेंसी की जगह एक प्रो इनकम्बेंसी दिख जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में, जिसके कारण एनडीए बीजेपी पिछले बार से बड़ा मैंडेट हासिल कर ले। लेकिन अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में भले ही इलेक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट्री हों, मगर उनका जो स्टाइल ऑफ कंडक्ट होता है, या फिर कहूँ तो मोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ही बन गया है आजकल। तो आप कहेंगे ये बात तो तुम एक पूरे वीडियो में कर चुके थे ना, फिर से यही बात करोगे और एपिसोड का नाम रखते हो नज़रिया। तो ऐसा नहीं है, बात वो नहीं होगी जो मैंने उस एपिसोड में कहा था। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ वो ये है अनसर्टेनिटी अबाउट पॉलिटिक्स। अब इसको मैं कैसे रेज़ करूँगा और क्यों रेज़ करूँगा? तो देखिए, हम सब कहीं ना कहीं चौक चौराहों पर चाय की गिलास लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यही होगा। लेकिन पॉलिटिक्स, और उसमें भी इंडियन पॉलिटिक्स, अनसर्टेनिटीज़ के बिना अधूरी है। शायद अगर अनसर्टेनिटीज़ या फिर आप बोलें तो अनिश्चितताएं नहीं होती तो इंडियन पॉलिटिक्स आज इस आकार प्रकार में आपको दिख रही है वो दिखती ही नहीं। तो क्यों ना एनालाइज करें इंडियन पॉलिटिक्स के इसी अनसर्टेन नेचर को इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन होगा कि मोदी के बाद कौन, यानी कि बीजेपी में मोदी के बाद कौन लीड करेगा बीजेपी को। तो आज की तारीख में अगर आप बीजेपी के एक नॉर्मल सपोर्टर से या देश के किसी भी आम नागरिक से पूछें कि बीजेपी में मोदी के बाद आपको सबसे बड़ा चेहरा कौन दिखता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होंगे वो इनके पक्ष में अपना मत रखेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनसे कुछ कम लोग इनके पक्ष में जिनका नाम है अमित शाह जो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। अब इन दोनों के बारे में इन दोनों के क्रिटिक्स इनके खिलाफ कुछ पॉइंट्स भी उठाते हैं और उनका कहना है कि इन पॉइंट्स की वजह से ये लोग शायद मोदी को सक्सीड ना करें। तो पहला पॉइंट है योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्शन जीत करके वापस चीफ मिनिस्टर बना हो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट है योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर में। इसके अलावा जो उनकी एज है वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ है, क्योंकि उनकी एज अभी 50 भी नहीं हुई है, वो 50 से भी कम आयु के हैं। इसके अलावा लेकिन उनके क्रिटिक्स जो पॉइंट हाईलाइट करते हैं वो ये है। देखिए, 2022 में इंडिया टुडे ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था। सर्वे ये था कि कौन सा मुख्यमंत्री, इस देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों में अपने राज्य के बाहर, यानी अपने राज्य को छोड़ दें तो उस राज्य के बाहर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर कौन है। तो आपको पता है उस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन थे? योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब एक इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला फैक्ट दूं, उसी सर्वे में जब ये पूछा गया कि अपने स्टेट के अंदर, यानी कि उस स्टेट से जहाँ से चीफ मिनिस्टर आता है खुद चुन के, उस स्टेट से
उस स्टेट की जनता के बीच में सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपको पता है नतीजा क्या आया? योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर इस देश के सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने स्टेट में टॉप 10 की रैंकिंग में भी नहीं थे। यानी अपने राज्यों में जो 10 सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री है, इंडिया टुडे के 2022 के उस सर्वे में, उसमें योगी आदित्यनाथ का टॉप 10 में नाम तक नहीं था। तो ये दोनों फैक्ट्स कहीं ना कहीं हमें बताते हैं और हमारा ध्यान एक मुहावरे की ओर खींचते हैं जिसका नाम है दूर के ढोल सुहाने। तो कहीं ना कहीं इससे हम ये समझ सकते हैं कि इतनी आसान राह नहीं होने वाली है ये। अब चलते हैं दूसरे कैंडिडेट पे, अमित शाह। अमित शाह के बारे में जो चीज़ कही जाती है वो ये है कि वो कमाल के पॉलिटिकल मैनेजर हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बहुत सही हैं, जोड़ तोड़ बहुत अच्छा करते हैं, और जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के पीछे चल रहा होता है, यानी पर्दे के पीछे की जो कहानी चल रही होती है ना, उसका मैनेजमेंट अमित शाह से अच्छा शायद इस वक्त इस देश में कोई नहीं कर रहा। लेकिन अमित शाह के बारे में जब प्रेजेंटेशन की आप बात करें या फिर ऑरेटरी की बात करें, भाषण देने की शैली की बात करें, स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसमें अमित शाह बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। यानी कि एक नेता के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स तो उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मास को अपील करने की, मास को अपने प्रति अट्रैक्ट करने की जो स्किल्स हैं वो अमित शाह में बहुत कम है, जिसके कारण उनकी भी जो आगे की राह है वो भी उतनी आसान नहीं होने वाली है। और इसके अलावा अगर आप बीजेपी की लीडरशिप में और पूछें कि कौन, तो 2019 में जब महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उससे कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि इन दोनों के बाद अगर कोई तीसरा नाम है जो बीजेपी में एक फ्यूचर लीडर या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो वो थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन फिर क्या होता है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना जा करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेती है, और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद है वो देवेंद्र फडणवीस से छिन जाता है। और अब जब वापस से बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना फ्रैक्शन है उसकी गवर्नमेंट है, तब भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं है, वो डिप्यूटी सीएम है। आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि अगर 2019 में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए होते महाराष्ट्र के, तो 2029 में, यानी वो साल जब मैक्सिमम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं, क्योंकि वो अभी 72 के हैं, अगले इलेक्शंस के टाइम 73 के हो जाएंगे, और तो और जब 2029 के इलेक्शंस होंगे तो वो 78 के होंगे, तो शायद वो रिटायर हो जाएं 2029 में। तब देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी महाराष्ट्र जैसे स्टेट के 15 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके होते। महाराष्ट्र जैसा स्टेट जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, इस देश का जो सबसे बड़ा आर्थिक क्लाउट है, इंडस्ट्रियल क्लाउट है, वो महाराष्ट्र से आता है। उसके अलावा 48 एमपीज़ भी आते हैं महाराष्ट्र से। तो कहीं ना कहीं तो वो भी कहीं ना कहीं उस रेस में जो प्रधानमंत्री के पद के लिए होती उसमें बहुत आगे रहते, पर ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? और इन तीनों चेहरों के लिए जो मैंने आपको इनके नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं वो सीधा बताती हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ के बारे में है, और इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ भी तय नहीं होता है कि पहले से क्या होगा, और सिर्फ वही हुआ है आज तक जो अनिश्चित हो। जैसे कि मैं आपको इतिहास में पीछे ले चलता हूँ, आप में से बहुत लोग शायद इनको पहचाने। ये हैं मोरारजी देसाई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे ये साल 1977 से लेकर साल 1979 तक। मोरारजी देसाई ज़िंदगी में 2 बार प्रधानमंत्री उससे पहले बनते बनते रह गए। आपको पता है, जब 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत ख़राब होने लगी थी और सवाल था कि कौन सक्सीड करेगा उनको, तो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और पॉलिटिकल एज के हिसाब से अगर देखें तो जो सबसे बड़ा नेता था नेहरू के बाद कांग्रेस में, वो थे मोरारजी देसाई। तो सीधे तौर पे लोगों को लग रहा था कि शायद जवाहरलाल नेहरू को मोरारजी देसाई ही सक्सीड करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है इस इंसान की वजह से। इस इंसान ने, जिनका नाम है के कामराज, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ये बड़ी ही चालाकी से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन पे इनकी ये ज़्यादा पकड़ थी। और उसके बाद जब शास्त्री की डेथ होती है ताशकंद में, उसके बाद भी फिर से आया कि अब तो मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार भी मोरारजी देसाई, जिनका तय माना जा रहा था प्रधानमंत्री बनना, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनती हैं कौन? इंदिरा गांधी। और वहाँ पर वो जो डिसीजन था, वो जो दिन था, वो शायद इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से चेंज कर देता है, और इंदिरा गांधी नाम के एक नए कल्ट का जन्म होता है उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में। और उसके बाद अगर आप इंदिरा गांधी की भी पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो 1974-75 तक इंदिरा गांधी लगभग ये तय कर चुकी थी कि संजय गांधी, जो उनके छोटे बेटे थे, वो उनको पॉलिटिकली सक्सीड करेंगे। और उनके जो बड़े बेटे राजीव गांधी थे, वो तो एयर इंडिया में पायलट थे।
तो उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन आगे क्या हुआ, साल 1981 में संजय की मौत हो जाती है, उसके बाद साल 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है, वही एयर इंडिया का पायलट राजीव गांधी, एक और अनसर्टेन प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में जब कांग्रेस सत्ता के शिखर पर इतने बड़े मैंडेट के साथ सवार होती है, जो आज तक भारत में किसी भी और सरकार को या किसी भी और प्रधानमंत्री को नहीं मिला है, उसके बाद 1984 से लेकर आज तक इतना बड़ा मैंडेट हासिल करने के बाद, 400 सीटें लाने के बाद, कांग्रेस ने आज तक कभी बहुमत का भी आंकड़ा नहीं पार किया। किसने सोचा था कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कभी बहुमत नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है साल 1989 का। 89 में वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजीव गांधी की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर और तो और वित्त मंत्री भी रह चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, वो उन्हीं के खिलाफ जा करके जनता पार्टी और तमाम गठजोड़ों के ज़रिए वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बोफोर्स क्योंकि स्कैंडल होता है जिसके बाद वो इस्तीफ़ा देते हैं, और इस तरीके से पॉलिटिकली राजीव गांधी को घेरा जाता है, उसके लीडर के रूप में वही विश्वनाथ प्रताप सिंह उभर के आते हैं जो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे। तो इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ अनसर्टेनिटीज़ के बारे में, और ऐसा सिर्फ कांग्रेस और बाकी दलों के साथ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के इतने बड़े लीडर, लेकिन साल 1984 में लोकसभा चुनाव में जब भयंकर हार होती है बीजेपी की, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं ना कहीं 86-87 के बाद बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया था। क्यों साइडलाइन कर दिया था? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकली एक मॉडरेट नेता थे। वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। हाँ, आप शायद उनके कुछ स्टेटमेंट्स ज़रूर मुझे दिखा दें जो कि पोलराइजिंग नेचर बताते हैं उनका, मगर एक ऑल ओवर एनालिसिस करें उनका एज अ बीजेपी लीडर, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी मॉडरेट थे अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ और अपने पॉलिटिकल विचारों में, जिसके कारण 86-87 में जो शाहबानो वर्डिक्ट आया और उसके बाद राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए राजीव गांधी की सरकार के बाद, तो बीजेपी राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर काफ़ी तेज़ हो गई, और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि बीजेपी उस तरीके की पॉलिटिक्स करे। अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उस तरीके की पॉलिटिक्स से बीजेपी को सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो साइडलाइन कर दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। साल 1988, 89 और 90s का अगर शुरुआती दौर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको बहुत कम दिखेंगे बीजेपी के जो मेन पॉलिटिकल स्पेस थे। उस वक्त राइज हुआ था बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी का। लेकिन साल 1959 में सब बदल गया जब मुंबई के शिवाजी मैदान में हो रही एक रैली के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कह दिया कि अगर बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री चेहरा होगा तो वो होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसा क्यों किया आडवाणी ने, ये भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, क्योंकि आडवाणी उस वक्त बीजेपी के एक बड़े नेता थे, और सबसे बड़े नेता एक तरीके से वही थे, पार्टी अध्यक्ष भी वही थे। लेकिन उनको ऐसा करना पड़ा क्योंकि उस वक्त का सिनेरियो ऐसा बना। उस वक्त बीजेपी के साथ जो कि एक काफ़ी फार राइट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, उनके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जिनको एक कट्टर नेता माना जाता था, उनके साथ उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो समर्थक दल हैं उनके एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी जिनको पॉलिटिकली साइडलाइन कर दिया गया था, उनको वापस लाना पड़ा और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा 1996 में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा अगर आप रीसेंट सबसे एग्जांपल देखें तो साल 2004 में सबको लगा था कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन के बाद और जिस तरह वॉर की जीत हुई, इकॉनमी जिस तरह से स्टेबल चल रही थी, और तो और जिस तरीके से इंडिया पूरी तरह से चेंज हो रहा था 2000 के शुरुआती दौर में, सबको लगा कि एक फील गुड फैक्टर है बीजेपी के कई लोगों को। और उसके बाद इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चलता है, लेकिन 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में सारे एग्जिट पोल्स धता साबित होते हैं और बीजेपी इलेक्शंस हार जाती है। और जीतती कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस के जीतने के बाद एक और अनसर्टेन यानी अनिश्चित चीज़ होती है। कांग्रेस पार्टी जिसके जीतने के बाद आज तक देश में जब भी अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य एलिजिबल रहा है तो वही प्रधानमंत्री बना है। अगर आप 91 को छोड़ दें जब, क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो गई थी और सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसके अलावा। लेकिन साल 2004 में तय था कि शायद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद से अपनी उम्मीदवारी पीछे खींच लेती हैं और प्रधानमंत्री बनाया जाता है कांग्रेस द्वारा किसको? मनमोहन सिंह को, जो कि एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी अगेन। उसके बाद अगर आप देखें तो साल 2010-11 की अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देखें तो नरेंद्र मोदी इस देश की नेशनल पॉलिटिकल स्फीयर में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री होती है इस आदमी की। ये कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और होती है उनके साथ एंट्री इस आदमी की। ये कौन है? ये है अन्ना हजारे। और ये लोग मिल करके कई और एक्टिविस्ट्स के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा एक आंदोलन लॉन्च करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लगातार कई घोटालों के आरोप लगते हैं और
2012-13 के दौरान एक काफ़ी करप्ट सरकार का माहौल बनता है कि दिल्ली में बहुत ही करप्ट सरकार है। उस वक्त नरेंद्र मोदी बड़ी चालाकी से अपने गुजरात मॉडल को लगातार प्रमोट करते हुए देश में एक पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था नरेंद्र मोदी जो 2010-11 तक इस देश की नेशनल पॉलिटिकल स्पेस में दिख भी नहीं रहे थे, उनका अचानक से 2012-13 के बाद इस देश में एक पॉपुलर नेता बनना और उसके बाद सिर्फ 3 से 4 साल में 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का खुद पॉलिटिकल स्पेस में इस तरीके से आना वो भी अनएक्सपेक्टेड था। और कांग्रेस की सरकार का जाना, अरविंद केजरीवाल का आना और अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना, किसके साथ मिलके? कांग्रेस के साथ मिलके। वो कांग्रेस जिसके खिलाफ वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मूवमेंट लाए थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स से हमें जो पता चलता है वो सिर्फ एक चीज़ है कि इंडियन पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज़। यू कांट बी सर्टेन अबाउट एनी थिंग, एनी पॉलिटिकल लीडर और एनी पॉलिटिकल पॉलिसी। आप भारतीय राजनीति में किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं। भारतीय राजनीति का शायद दूसरा नाम ही अनिश्चितताओं का खेल है। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और मैं आशा करता हूँ कि इस एपिसोड के ज़रिए मैं आपको इस देश की राष्ट्रीय राजनीति के बारे में एक नया नज़रिया दे पाया हूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ।